बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, दिस इज मी आसिफ अवान, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 14 के इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी। और उसके साथ साथ इसके बाद जो लेक्चर है दैट विल बी द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ह्यूमन बॉडी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन इस टॉपिक के स्टार्ट करने से पहले आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है वो एक्चुअली हमारे पास एक कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंशियल प्रोसेस है। किसका? रेस्पिरेटरी सिस्टम का और साथ साथ में सर्कुलेटरी सिस्टम का। डियर स्टूडेंट्स, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर द गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन रिस्पेक्टिवली। लाइकवाइज जो कार्डियक सिस्टम है, जो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके अंदर हार्ट मौजूद है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स मौजूद है, लाइक वेन्स हैं, आर्टरीज हैं और कैपिलरीज हैं। नाउ जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड इन अ ह्यूमन बॉडी। क्योंकि अगर हार्ट की डायस्टोल और सिस्टोल नहीं होगा तो उसकी वजह से ब्लड को इतना फोर्स नहीं मिलेगा कि वो फुल बॉडी के अंदर फ्लो कर सके और तमाम जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी के हर एक टिश्यू, हर एक सेल तक पहुंच सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है वो कार्डियक सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है? एक कंबाइंड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि जो हार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? फॉर फ्लोइंग द ब्लड इन टू सर्किट्स। वन इज कॉल्ड एज द सिस्टेमिक सर्किट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्किट। नाउ स्टूडेंट्स, जो सिस्टेमिक सर्किट है उसमें एक्चुअली ब्लड फ्लो करता है इंसान की बॉडी के हर एक हिस्से में, जबकि जो पल्मोनरी सर्किट है उससे मुराद कि जो हार्ट है वो ब्लड की फ्लो करेगा टू द लंग्स एंड फ्रॉम द लंग्स टू अगेन द हार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, it is a combined process of circulatory as well as respiratory system. Now dear students, अगर हम transport of oxygen की बात करते हैं, so transport of oxygen actually start होगी at which level? At the level of alveoli. क्योंकि जैसे ही एयर alveoli में पहुंचेगी, the alveoli are covered with what? They are covered with a bunch of blood capillaries, and inside those blood capillaries we have red blood cells, white blood cells, platelets एंड द प्लाज्मा। और जो प्लाज्मा है वो एक्चुअली वाटरी पोर्शन है ब्लड का, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, एंटीबॉडीज और उसके साथ साथ और भी मटेरियल है जो कि न्यूट्रिशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और साथ में कुछ वेस्ट मटेरियल भी होगा जिसको किडनी रिमूव करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो अल्वेलाई से जब स्टार्ट होगी, सो द ऑक्सीजन विल डिफ्यूज इनटू द ब्लड। नाउ जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को carry karega in what? In two ways. So we can say that the transport of oxygen from the alveoli to the all tissues, to the all cells, to the all organs of the body is carried out in what? Is carried out in two ways. दो तरीकों से ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती है। One is called as in the form of oxyhemoglobin and dissolved in plasma. सो डियर स्टूडेंट्स, जब आप इनहेल करते हैं सो 97% ऑक्सीजन जो है वो जब ब्लड में जाती है सो वहां पे आपको 97% ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलेगी? इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। जबकि 3% ऑक्सीजन जो है वो अल्वेलाई की वॉल से डिफ्यूज होके आएगा इनटू द ब्लड कैपिलरीज। कैपिलरीज की वॉल्स को डिफ्यूज करने के बाद वो ब्लड में आएगा और ब्लड के अंदर वाटरी पोर्शन जो कि प्लाज्मा है उसमें डिसॉल्व होगा। लेकिन एमसीक्यूज के लिहाज से याद ये रखना है कि कितने परसेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन? दैट इज व्हाट? दैट इज 97%। जबकि 3% ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है डिसॉल्व इन द प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा में ऑक्सीजन मिक्स हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है। Now students, जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन है इसका जो फॉर्मूला है दैट इज व्हाट? दैट इज Hb4O2 हीमोग्लोबिन प्लस 4O2। सो इसका मतलब ये हुआ कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। और ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन कैसे बनेगी कि जब एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है वो बाइंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कार्बोनिक anhydrase. By the help of enzyme what? Carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase इस प्रोसेस को क्या करेगा? फैसिलिटेट करेगा, जिसके नतीजे में ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनेगी।
और याद ये रखना है कि जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन है ये एक्चुअली दोबारा से इसकी ब्रेकडाउन हो सकती है, दोबारा से ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूट सकता है नियर द टिश्यूज इन द कैपिलरीज, और उसके नतीजे में हीमोग्लोबिन और 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ये कैसे बनेंगे, सो इसकी फर्दर डिटेल्स पे हम मूव करेंगे उन तमाम स्टेप्स पे जिसके जरिए ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती है। डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इसी टॉपिक में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट, कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है बाय द ब्लड वो एक्चुअली डिपेंड किस चीज पे करती है, वो डिपेंड करती है ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। कि जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है वो डिपेंड किस चीज पे करेगी, ऑन द पार्शियल प्रेशर। तो एंड व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, पिछले लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं। पार्शियल प्रेशर एक्चुअली हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ गैसेस के अंदर कोई एक स्पेसिफिक गैस का जितना प्रेशर होगा दैट विल बी कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। जैसे हम ये कहें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 100 mmHg के बराबर है, बट इसमें ऑक्सीजन कितना प्रेशर का हिस्सा बन रहा है या ऑक्सीजन कितना प्रेशर दे रहा है, अलहदा से ऑक्सीजन का प्रेशर क्या कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द पार्शियल प्रेशर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसी पॉइंट के साथ हम आगे मूव करते हैं टू द स्टेप्स ऑफ transport of oxygen. So let's move on to the next part of the board. So dear students, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है इट इज व्हाट, इट इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस। और ये सीक्वेंशियल प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर इसमें कोई भी स्टेप जो है वो किसी भी स्टेज के ऊपर ऑल्टर होता है, खराब होता है, तो उसकी वजह से एक इंसान की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल इंतहाई लो होगा, जिसके नतीजे में एक मेडिकल कंडीशन आती है, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोक्सिया, HYPOXIA। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो हम स्टेप्स बयान करेंगे ये स्टेप्स आपके पास किस चीज के होंगे, these steps will be of what, of the oxyhemoglobin. So let's move on to the first step, that is the convection of blood to the alveoli. पहला स्टेप जो है वो क्या होगा कि जो अल्वेलाई है उनके सराउंडिंग्स में, उनके गिर्दा गिर्द बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है, सो उन ब्लड कैपिलरीज में फ्लो ऑफ ब्लड होगा, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कन्वेक्शन ऑफ ब्लड टू द अल्वेलाई। Now what would happen, second step में क्या होगा, that as you better know कि जो alveoli है they are covered with what, they are covered with the blood capillaries, इनके सराउंडिंग्स में ब्लड कैपिलरीज होंगी। सो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, alveolar capillary oxygen diffusion। सो इस alveolar capillary oxygen diffusion में होगा क्या कि जो ऑक्सीजन आपके पास मौजूद है इन द alveoli, it will diffuse from alveoli to the capillary। ये एक्चुअली diffuse होगा from the alveoli to the blood capillaries। Now जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में आएगी, वो ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज की वॉल्स को क्रॉस करने के बाद, रेड ब्लड सेल्स की वॉल्स को क्रॉस करने के बाद रेड ब्लड सेल के अंदर ऑक्सीजन जाएगी, एंड व्हाट वुड हैपन इनसाइड द रेड ब्लड सेल। सो इस इनसाइड द रेड ब्लड सेल को हम इस रेड लाइन से, इस एरिया से शो कर रहे हैं, that inside the red blood cell what would happen, inside the red blood cell one hemoglobin will actually bind with 4 oxygen molecules by the help of carbonic anhydrase enzyme, and we will get the oxyhemoglobin, जिसका फॉर्मूला क्या है, that is HB4O2, which is called as what, oxyhemoglobin। Now dear students, चौथे स्टेप में क्या होगा कि जब लंग्स से खून बाहर आएगा, सो वहां पर उस खून के अंदर क्या मौजूद होगी, वी विल हैव द ऑक्सीहीमोग्लोबिन। नाउ ये जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन है जिसमें ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुआ है, ये एक्चुअली फ्लो होगी इस ऑक्सीहीमोग्लोबिन की जिस्म के हर एक टिश्यूज को, क्योंकि जो टिश्यूज हैं उनके अंदर कैपिलरीज मौजूद होती हैं। सो हार्ट में एओर्टा के जरिए आपके पास आर्टरीज में ब्लड जाएगा, और जो आर्टरीज है वहां से आर्टीरियोल्स, और आर्टीरियोल से कैपिलरीज, एंड कैपिलरीज आर इनसाइड द टिश्यू। व्हाट वुड हैपन कि ऑक्सीजन अब टिश्यू को मिलेगा, और टिश्यू ऑक्सीजन के बदले क्या देगा,
कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड में आएगी, बट वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगी उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वुड हैपन कि जो टिश्यूज हैं उनको ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फ्लो होगी, और टिश्यूज के करीब क्या होगा, अगेन देयर विल बी डिसोसिएशन, देयर विल बी ब्रेकडाउन ऑफ द ऑक्सीहीमोग्लोबिन। और ये जो ब्रेकडाउन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन है ये एक्चुअली परफॉर्म कैसे होती है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है कि जब कैपिलरीज जो है वो टिश्यूज के करीब होंगी, देन व्हाट वुड हैपन कि जो आपके पास ऑक्सीहीमोग्लोबिन है वो रेड ब्लड सेल में मौजूद जो हाइड्रोजन आयंस हैं उनके साथ रिएक्शन के नतीजे में क्या होगा, वी विल गेट हीमोग्लोबिनिक एसिड HHB which is called as what, hemoglobinic acid। और ये हीमोग्लोबिनिक एसिड के साथ क्या बनेगी, ऑक्सीजन बनेगी। एंड नाउ दिस ऑक्सीजन is free, this oxygen is now free and it will diffuse where, it will diffuse into the tissues बने हैं सेल से, so oxygen सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, आएगा into the cytoplasm, और साइटोप्लाज्म में मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पे ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में डिफ्यूज होगा। सो लास्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, दैट विल बी कैपिलरी, मतलब कैपिलरी से ऑक्सीजन जो है फ्री फॉर्म में वो डिफ्यूज होगी किस चीज में, इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल। सो इसको हम कैपिलरी माइटोकॉन्ड्रियल डिफ्यूजन बोलते हैं। और ये कैपिलरी माइटोकॉन्ड्रियल डिफ्यूजन जो है इसकी वजह से क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा, जिसके नतीजे में हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उससे 34 या 36 एटीपीज की प्रोडक्शन होगी। बट डियर स्टूडेंट्स, इसी लेवल पे क्या होगा कि जब माइटोकॉन्ड्रिया ये तमाम प्रोसेस करेगा, सो इट विल प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड विल नाउ बी ट्रैवल्ड बाय द ब्लड अगेन टू द लंग्स एंड इट विल बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। बट इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि यहां तक कि आपको स्टेप्स जो है वो क्लियर हो गए हैं, और अगर इनमें से कोई भी स्टेप खराब हो जाता है, किसी भी वजह से एंजाइम्स नहीं मिलते या ट्रांसपोर्ट जो है वो खराब हो जाती है, तो कौन सी मेडिकल कंडीशन अराइज होगी, देयर विल बी व्हाट, देयर विल बी हाइपोक्सिया, देयर विल बी व्हाट, हाइपोक्सिया। और जो हाइपोक्सिया है वो इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक्चुअली वो मेडिकल कंडीशन है जिसमें एक इंसान की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो इंतहाई कम हो जाता है। एंड स्टूडेंट्स, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा सो व्हाट विल हैपन, एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होगी, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन ज्यादा होगी, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, लैक्टिक एसिड मसल्स में स्टिफ होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे, मसल्स उसकी वजह से सख्त होते जाएंगे, और एटीपी की प्रोडक्शन बहुत मुतासिर होगी, इंसान जो है वो कमजोरी फील करेगा, एंड अल्टीमेटली जिस टिश्यू को, जिस सेल को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई है, शायद उसकी डेथ भी हो जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे आज का लेक्चर का फर्स्ट पोर्शन। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पोर्शन ऑफ दिस लेक्चर, एंड दैट इज व्हाट, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, कि जो ब्लड है वो कैसे ऑक्सीजन जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में उसको ट्रांसपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उसकी ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर बोर्ड। Dear students, as you better know now that oxygen carrying capacity actually depends on what? It actually depends on the partial pressure of oxygen. कि atmospheric pressure में अगर partial pressure of oxygen 100% होगा तो उसके नतीजे में ट्रांसपोर्ट ज्यादा होगी, बट अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 से कम होगा तो उसकी ट्रांसपोर्ट भी ऑब्वियसली कम होगी। इसी बात को हम साबित कर सकते हैं एक टेबुलर फॉर्म में, क्योंकि जो रिसर्च है उससे जो डेटा आया है उसी डेटा को स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हम इस टेबल के जरिए शो कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे बोर्ड में नजर आ रहा है। सो जो फर्स्ट रो है उसमें कहा यह जा रहा है कि इफ वी हैव व्हाट 100 ml ऑफ आर्टेरियल ब्लड, आर्टेरियल ब्लड से मुराद वो ब्लड जो कि आर्टरीज में है, और आर्टरीज में मौजूद ब्लड क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड होती है। ऑक्सीजनेटेड का मतलब कि उसमें ऑक्सीहीमोग्लोबिन मौजूद है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस टेबल में आपको फर्स्ट रो में नजर आ रहा है कि अगर हमारे पास आर्टेरियल ब्लड है और आर्टेरियल ब्लड की जो क्वांटिटी है वो 100 ml है, सो 100 ml ब्लड के अंदर आपको कितनी हीमोग्लोबिन मिलती है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलती है, एंड दैट 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ 20 ml of oxygen. But if the partial pressure of oxygen is
100 mmHg and it will give a 100% saturation. Now dear students, इसी बात को हम ऐसे कहें कि जब आपके पास 100 ml ब्लड में मौजूद 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन 20 ml ऑक्सीजन को कैरी करती है, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी करेगी? सो सिंपल, द आंसर विल बी व्हाट? दैट विल बी 1.34 ml. बट आपको याद ये रखना है कि इस दौरान पार्शियल प्रेशर जो है उसको जहन में रखना है. अगर पार्शियल प्रेशर आपके पास 100 भी हो सकता है, 97 भी हो सकता है, 95% भी हो सकता है, सो द वैल्यूज विल चेंज. इसी तरह अगर हमारे पास 100 ml ब्लड मौजूद है जिसके अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 की बजाय 97% है, 97% है मतलब 95 mmHg है, 97% सैचुरेशन है, तब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी क्या हो रही है? आपको नजर आ रहा है वो कम हो रही है, क्योंकि अभी जो वैल्यूज हैं वो 20 से कम होके आ गई हैं कहां पे? टू 19.4. सो इसका मतलब कि 0.6 का डिफरेंस आया कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ? वो बहुत ही ज्यादा लो हुआ. सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो दो रोज हैं इनसे आपको साबित ये हुआ कि अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा सो उसके नतीजे में कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड विल बी आल्सो डिक्रीज्ड. नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक दूसरा सिनेरियो कंसीडर करते हैं कि जब हमारे पास जो आर्टेरियल ब्लड है वो टिश्यूज तक पहुंचता है और टिश्यूज में ऑक्सीहीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन होती है बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड वी गेट हीमोग्लोबिनिक एसिड प्लस ऑक्सीजन. वो ऑक्सीजन जब डिफ्यूज होगी इनटू व्हाट? इनटू द टिश्यूज. सो जो ब्लड टिश्यूज से गुजर के आगे जाएगा उसमें भी हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद होगी. सो अगर हमारे पास आर्टेरियल ब्लड है 100 ml जिसके अंदर वही 15 ग्राम हीमोग्लोबिन मौजूद है, लेकिन ये ब्लड आर्टरी से गुजर के जब वीनस में आएगा तब हम इसको वीनस ब्लड बोलेंगे. और वीनस ब्लड के अंदर आपको कितनी ऑक्सीजन मिल रही है? यू आर गेटिंग 14.4 ml ऑक्सीजन. तो इसका मतलब हमारी बॉडी लंग्स से 19.4 ml ऑक्सीजन ले गई थी, टिश्यूज को ऑक्सीजन दिया, और जब ब्लड वेन्स में आए जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं उसमें एक्चुअली ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है. सो जो वेन्स में ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन आपको कितनी मिलेगी? उसका वॉल्यूम कितना होगा? दैट विल बी 14.4 ml. तो इसका मतलब पर 100 ml वी हैव यूज्ड जस्ट 5 ml ऑफ ऑक्सीजन. बट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब एक्सरसाइज होगी तो ऑब्वियसली एरोबिक रिस्पायरेशन जो है उसका प्रोसेस बहुत तेज हो जाता है, आपको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, एटीपी की ज्यादा जरूरत पड़ती है. सो तब वीनस ब्लड में ड्यूरिंग द एक्सरसाइज कितनी ऑक्सीजन है? दैट इज व्हाट? दैट इज 4.4 ml. सो इसका मतलब कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज पर 100 ml ऑफ द ब्लड में कितनी ऑक्सीजन होगी? 4.4 होगी. और ड्यूरिंग एक्सरसाइज यूज कितनी हो रही है? पर 100 ml में 15 ml ऑक्सीजन इज यूज्ड. क्लियर स्टूडेंट्स? उसके साथ साथ हमने बात यह की कि जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है वो सिर्फ ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्म में नहीं होती बल्कि वो डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा में भी होता है. सो प्लाज्मा के अंदर अगर हम ऑक्सीजन की कैपेसिटी देखते हैं कि वो कितनी कैरी कर सकता है, सो पता ये चलता है कि 100 ml ब्लड में जितना भी प्लाज्मा है वो आपके पास ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है 0.29 से लेकर 3 ml तक. बट ये 0.29 और 3 ml जो है ये डिफरेंस किस वजह से आएगा? दैट विल बी बिकॉज ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा सो 3 ml 0.3 ml ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जाएगी, और अगर पार्शियल प्रेशर 100 से कम होगा सो दैट इट विल बी 0.29 ml. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम वीनस प्लाज्मा को देखते हैं कि जब ब्लड ने ऑक्सीजन प्लाज्मा से डिफ्यूज हुआ इनटू द टिश्यूज, ये डिफ्यूजन क्यों होगी? क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा मूव करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. टिश्यूज में प्रेशर कम है, ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा फ्रॉम प्लाज्मा इनटू द टिश्यूज. ना वो ब्लड जब वेन्स में आएगा और वेन्स में जो प्लाज्मा है उसके अंदर आपको ऑक्सीजन कितनी मिलेगी? यू विल गेट व्हाट? 0.17 ml. सो इसका मतलब कि पर 100 ml में जो प्लाज्मा मौजूद है उसमें ऑक्सीजन आर्टरीज में जब जा रही थी सो तब आपके पास ऑक्सीजन कितनी थी? 0.29 या 0.3 ml. और वीन्स में जब खून आया तब उसमें ऑक्सीजन कितनी है? दैट इज 0.17. तो इसका मतलब कि 0.12 ml ऑक्सीजन को हमने यूज किया जो कि प्लाज्मा में मौजूद था. सो डियर स्टूडेंट्स, इसी टेबल में अगर आप
सेकंड लास्ट कॉलम और लास्ट कॉलम को देखते हैं। सो इसके अंदर आपको पार्शियल प्रेशर्स मिलती हैं और सैचुरेशंस मिलती हैं। सो जब पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज कम हो रही है तो ऑटोमेटिकली जो कैरिंग कैपेसिटी है पर 100 ml ऑफ द ब्लड वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी बात के साथ हम आज के लेक्चर का दी एंड करते हैं। आई होप कि जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो चुका होगा और इसके अलावा ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा समराइज होगा इन योर कमिंग लेक्चर जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, क्योंकि जब ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है तो उसके साथ हाइड्रोजन आयन बाइंड होता है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, वेयर डज दिस हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम? इसका आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। सो तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।